मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में पुनः मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है राजनीतिक एवं स्थायी कार्यपालिका संबंध भारतीय संदर्भ में। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में अलग अलग प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। विश्व के विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं विद्यमान हैं और अगर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की बात करें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था और विशेषकर 1970 और 80 के दशक की बात करें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिकाधिक देशों के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है और उनका हम कहें उन्हीं को स्वीकार करते हुए उनके आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी कुछ इस तरीके की जटिलताएं होती हैं जिसको समझना आवश्यक होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में किस प्रकार की संबंध स्थायी एवं जो राजनीतिक कार्यपालिका है उनके बीच में किस प्रकार के संबंध हैं, ये महत्वपूर्ण होते हैं। और विशेषकर जो संसदात्मक शासन व्यवस्थाएं हैं उनमें इन जो संबंधों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में गहरा संबंध पाया जाता है और जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के एक भाग से बनती है, तो जो दोनों का संबंध है वो बहुत गहरा होता है। इसी प्रकार जो लोकतांत्रिक संसदात्मक शासन व्यवस्था है, जो जिसका भारत एक उदाहरण है, तो भारत में चूंकि लोकतांत्रिक संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है तो उसके अंतर्गत जो ये राजनीतिक कार्यपालिका है और स्थायी कार्यपालिका है, इन दोनों के बीच में किस प्रकार का संबंध है, किस प्रकार से ये अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जो राजनीतिक कार्यपालिका है यह वह है जो योजना में, नीतियों के क्रियान्वयन में, इसी के साथ साथ जो नीति के निर्धारण से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं, सरकार संसद में जो जवाब प्रस्तुत करने होते हैं उनके प्रति इसकी जवाबदेही होती है, उसका उत्तरदायित्व होता है। जबकि जो स्थायी कार्यपालिका होती है उस स्थायी कार्यपालिका की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वह नीतियों की क्रियान्वयन में है, कि जो सरकार के द्वारा जिन नीतियों का निर्माण किया गया है उनको लागू करना इस स्थायी कार्यपालिका का उत्तरदायित्व होता है। राजनीतिक कार्यपालिका वह है जो राजनीतिक आधार पर चुनावों के पश्चात चुनकर आती है और उसके पश्चात भारत में राजनीतिक कार्यपालिका का गठन होता है और इसका जो कार्यकाल है वो स्थायी होता है। अर्थात सत्ता परिवर्तन के साथ राजनीतिक कार्यपालिका में परिवर्तन आ जाता है। अगर वर्तमान में एक दल की सरकार है तो उसकी कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका होगी, परंतु अगर अगले चुनाव के पश्चात वह बदल जाती है तो उस कार्यपालिका में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसका गठन निश्चित समय के लिए, नीतियों के नियोजन के लिए, उन नीतियों के निर्माण के लिए, उसमें सहायता प्रदान करने के लिए, व्यवस्थापिका के साथ अपना तालमेल बिठाने के लिए होता है। जबकि जो दूसरी तरफ स्थायी कार्यपालिका है वह भिन्न प्रकार की होती है। स्थायी कार्यपालिका जो इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि इसमें स्थायित्व होता है। यह अराजनीतिक सेवाएं हैं, अर्थात राजनीति से अलग रहते हुए ये अपना कार्य करने की इनका दायित्व होता है। अर्थात राजनीतिज्ञों के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों का, उन नीतियों का क्रियान्वयन इस स्थायी कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। ये जो स्थायी कार्यपालिका है
इसका जो चयन है, जहां पर राजनीतिक कार्यपालिका चुनाव के माध्यम से बनकर आती है, गठन होता है, वहीं पर स्थायी कार्यपालिका का गठन एक निश्चित प्रक्रिया के तहत प्रतियोगिता के आधार पर उनकी दक्षता, उनकी क्षमता, उनकी योग्यता के आधार पर किया जाता है। स्थायित्व का जहाँ अर्थ बात है तो एक निश्चित आयु तक ये जो सेवक हैं, जो ये लोक सेवक चुन के रूप में आते हैं, तो ये जो स्थायी कार्यपालिकाएं हैं उसमें एक निश्चित आयु तक वह लोक सेवक अपनी भूमिका का निर्वाह करता है या वह अपने पद पर बना रहता है। इसलिए इसको स्थायी कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। एक निश्चित प्रक्रिया के तहत ही इन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। वो प्रक्रिया निश्चित रूप से बहुत कठिन प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से स्थायी कार्यपालिका योग्यता, दक्षता, प्रतियोगिता के आधार पर चयनित होकर आती है, उसको स्थायी कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है, जिसका स्वरूप यह राजनीतिक होता है और इसी के साथ साथ नीतियों के क्रियान्वयन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो भी नीतियों का निर्माण किया जाता है, उन नीतियों को किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाएगा, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी के साथ साथ जो इनका क्षेत्र है वो क्षेत्र में निर्धारित होता है। पद सोपान के अंतर्गत रहते हुए जो एक संगठन का ढांचा होता है, उस ढांचे के तहत यह स्थायी कार्यपालिका कार्य करती है। उन आदेश की एकता का पालन करते हुए उसके तहत जो भी कर्तव्य या दायित्व निर्धारित किए जाते हैं, उनका उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता के साथ वो अपने भूमिका का निर्वाह करती है। जो लोक प्रशासन की अवधारणा रही है, वह अवधारणा जहां से आरंभ होती है, जिसको वुड्रो विल्सन के द्वारा आरंभ किया गया था, जहां पर वो कहते हैं कि जो लोक प्रशासन है और राजनीति है वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं। अर्थात राजनीतिज्ञों के द्वारा नीतियों का निर्माण किया जाता है और जो लोक प्रशासक हैं उनके द्वारा नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है। कि जो राजनीतिक कार्यपालिका है वो नीतियों के निर्माण से संबंधित है और जो स्थायी कार्यपालिका है उसके क्रियान्वयन से संबंधित है। इसी अवधारणा को गुडनाव के द्वारा भी और एल डी वाइट के द्वारा भी स्वीकार किया गया था कि इस प्रकार की दो द्विभाजन की अवधारणा है, जिसके आधार पर ही राजनीतिक एवं स्थायी कार्यपालिका कार्य करते हैं। परंतु उसके पश्चात इस क्षेत्र में परिवर्तन आया और ये स्वीकार किया जाने लगा कि ये जो द्विभाजन की अवधारणा है ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। जैसा कि पॉल एपिल भी कहते हैं कि जो प्रशासक हैं, आज प्रशासक हैं, वो राजनीतिज्ञ हैं। अर्थात ये दोनों कार्य नीति निर्माण के या जो स्थायी कार्यपालिका के कार्य हैं वो जो राजनीतिक कार्यपालिका के कार्य हैं और स्थायी कार्यपालिका के कार्य हैं, उन दोनों को बहुत अलग कर देना वो संभव नहीं है। अर्थात जो एक भूमिका है वो इस प्रकार की भूमिका है कि अब इन लोक सेवकों के द्वारा नीतियों का क्रियान्वयन तो किया ही जाता है, परंतु उसके साथ साथ नीतियों के निर्माण में भी अपनी सक्रिय भूमिका का सहयोग किया जाता है। अब ये भूमिका अगर भारत में हम विश्लेषण करें तो किस संदर्भों में ये भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत में जो संसदात्मक शासन व्यवस्था के तहत जिस मंत्रिमंडल का गठन होता है, राजनीतिक कार्यपालिका का गठन होता है, वो एक निश्चित समय के लिए गठन होता है। 5 वर्ष के लिए वो अपने उनका कार्यकाल होता है। तो जो ये 5 साल का कार्यकाल होता है उसमें एक विभाग की समस्त जानकारियों को समझ लेना और उसके
अनुसार समस्त आंकड़ों को का विश्लेषण कर पाना संभव होना वो निश्चित रूप से एक कठिन कार्य होता है। वो इस दृष्टि से, चूंकि जो राजनीतिक कार्यपालिका है भारत में, उसमें जहां पर उन्हें संसद में जो अधिवेशन होता है उसमें उनकी भूमिका होती है, उसमें उनकी पार्टिसिपेशन होता है, विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है संसद के अंतर्गत, उनमें उनकी भूमिका होती है। समय समय पर ये अपने क्षेत्रों का दौरा करते हैं, उसमें उनका समय जो है वहां पर भी व्यतीत होता है। इसी के साथ जनसंपर्क बनाने में उनका समय होता है, चुनाव की तैयारियों में समय होता है। तो अगर कुल मिलाकर इस सब का इस परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करें तो स्पष्ट रूप से दिखलाई देता है कि जो इनका कार्य है वह भिन्न भिन्न प्रकार का है, विभिन्न क्षेत्रों में है, जबकि उनके पास में समय निर्धारित होता है। और ये समय तब अगर 5 साल वो एक ही विभाग में रहते हैं तो फिर भी अधिक होता है, परंतु ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं जब सरकार के द्वारा बीच बीच में जो मंत्रिमंडल है उसमें बदलाव किए जाते हैं, विभागों में बदलाव किए जाते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में यह समय और भी कम हो जाता है। तो इन संदर्भों में जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसके लिए नीति निर्माण की बारीकियों को समझ लेना और उन बारीकियों को समझ लेने के पश्चात विश्लेषण कर लेने के बाद एक बेहतर नीतियों का निर्माण करना निश्चित रूप से एक कठिन कार्य प्रतीत होता है। तो ये जो कठिनता है उसका कठिनता को दूर करने के लिए जो स्थायी कार्यपालिका है उसके द्वारा जो सहयोग प्रदान किया जाता है, उसके द्वारा जो भूमिका का निर्वाह किया जाता है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो स्थायी कार्यपालिका है यह स्थायी कार्यपालिका लंबे समय तक अपने पद पर कार्य करने के परिणाम स्वरूप, उस विभाग में कार्य करने के परिणाम स्वरूप, और जो ये चुनकर आते हैं ये अपनी योग्यता के आधार पर, दक्षता के आधार पर एक और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपने विभाग में आते हैं। जबकि जो कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका है उसमें जो आते हैं वो अपनी स्थिति के आधार पर, जो पार्टी में उनकी स्थिति होती है उसके आधार पर उनको पद दिया जाता है। तो ये जो अंतर है स्थायी कार्यपालिका का और राजनीतिक कार्यपालिका का, इसके परिणाम स्वरूप स्थायी कार्यपालिका की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। ये अपने क्षेत्र में पारंगत होने के साथ साथ उस आंकड़ों के रखरखाव के कारण, विश्लेषण की क्षमता के कारण ये जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसको जो सुझाव देते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। और इसके साथ साथ ये इनका संवैधानिक दायित्व भी होता है कि ये सरकार जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसको उनको सुझाव दें, विकल्प प्रस्तुत करें कि जब नीतियों का निर्माण हो रहा है तो उन आंकड़ों को दृष्टिगत रखते हुए नीतियों के विभिन्न पक्षों पर वो अपनी सलाह दें। तो इस दृष्टिकोण से कि जो इनकी क्षमता, योग्यता, प्रशिक्षण है और जो लंबे समय तक रहने के कारण, विभाग के में रहने के कारण जो इनमें दक्षता आ जाती है, आंकड़ों के विश्लेषण को ये बेहतर तरीके से समझते हैं, विभाग की आवश्यकताओं को ये समझते हैं। और एक जो और एस्पेक्ट होता है वह है कि ये चूंकि नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित होते हैं, उनका क्रियान्वयन करते हैं, तो जो इनको फीडबैक के रूप में जो इनके पास में जानकारी होती है, जो नीतियों के क्रियान्वयन की जो व्यवहारगत समस्याएं होती हैं, उन व्यवहारगत समस्याओं को समझने का, उनका विश्लेषण करने का इनके पास में जो अनुभव होता है वो उनको राजनीतिक कार्यपालिका से भिन्न बना देता है। तो यहाँ पर जो उनकी आवश्यकता होती है वो और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के साथ जो वित्तीय एवं प्रशासकीय पहलू होते हैं उनमें भी जो ऑप्शंस हैं, विकल्प प्रस्तुत करने का कार्य भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। कि जो सरकार के द्वारा, राजनीतिक कार्यपालिका के द्वारा जब डिसीजंस लिए जाते हैं, जब नीतियों के निर्माण की बात की जाती है, तो उन वित्तीय और प्रशासकीय जानकारियों के माध्यम से ये बेहतर विकल्प सुझाते हैं। उन जिन नीतियों पर को बनाने के लिए चर्चा होती है उनके पक्ष और विपक्ष, सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्षों का विश्लेषण करते हुए वो उन राजनीतिक कार्यपालिका के समक्ष उसको रखते हैं। ये इनके
उनके अपने क्षेत्र में स्थायित्व होने के कारण और जानकारी के कारण होता है। इसी के साथ साथ जो नीति की व्यवहारिकता होती है उसको भी ये समझाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि ये व्यवहार में कार्य करते हैं, ये क्षेत्र में कार्य करते हैं, जनता के मध्य में कार्य करते हैं, तो जो इनकी कार्य करने की जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। ये जानते हैं कि जनता के मध्य किस प्रकार की नीतियों को या कौन सी नीतियां उनके लिए और तरीके से बेहतर हो सकती हैं। तो इन संदर्भों में जो इनकी भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है और ये उसको व्यवहारगत पक्ष जो होता है उस व्यवहारगत पक्ष के क्यों राजनीतिक कार्यपालिका के समक्ष रखते हैं। इसी के साथ साथ जो बात होती है आंकड़ों की रखने की, क्योंकि नीतियों के निर्माण में विशेषकर जो वित्तीय क्षेत्र है उस वित्तीय क्षेत्र में आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भारत में यदि हम बजट निर्माण की बात करें तो बजट निर्माण हमें जरूर साल में एक बार दिखलाई देता है, परंतु जो उसकी प्रक्रिया है वो पिछले 6 महीने पहले से ही आरंभ हो चुकी होती है। तो वो जो प्रक्रिया आरंभ होती है उस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो भी डाटा आता है उस डाटे का रख रखाव करते हुए, उसका विश्लेषण करते हुए किस प्रकार से भविष्य की नीतियों के लिए उसका प्रयोग किया जाएगा और किस तरीके से नीतियों का निर्माण में उसका उपयोग होगा, उसको भी इन लोक सेवकों के द्वारा या स्थायी कार्यपालिका के द्वारा ही बेहतर तरीके से किया जाता है। तो इस प्रकार से जो भारत में जो राजनीतिक स्थिति है कि राजनीतिक कार्यपालिका जहां पर नीतियों की योजना बनाने में, नीतियों के क्रियान्वयन में अपनी भूमिका निभाती है, वहीं पर जो ये स्थायी कार्यपालिका है वो नीतियों के क्रियान्वयन के साथ साथ अब नीतियों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। ये स्थिति भारत में अगर स्वतंत्रता के पश्चात की हम बात करें तो जो स्थायी कार्यपालिका का है उसके द्वारा जिस प्रकार की सलाह राजनीतिक नेताओं को, राजनीतिज्ञों को दी जाती रही थी विशेषकर स्वतंत्रता के पश्चात में, तो उसको जो हमारे उस जनरेशन के लीडर थे उनको स्वीकार किया जाता था। अर्थात वो निष्पक्ष होकर नीतियों के निर्माण में अपनी सलाह देते थे और उसको स्वीकार करते हुए जो अच्छी सलाह या निष्पक्ष सलाह दी जाती थी नेताओं के द्वारा उसको एप्रिशिएट भी किया जाता था और उन्हें स्वीकार किया जाता था। अर्थात जो ये भूमिका थी कि जो हम बात करते हैं कि भाई वही सलाह दी जाए जो राजनीतिज्ञों के अनुसार सही है, उसके अनुसार न करते हुए जो वास्तविक सलाह है या जो आंकड़े हैं, जो विकल्प हैं, उनको उपलब्ध कराया जाता। तो इस प्रकार की संस्कृति भारत में स्वतंत्रता के पश्चात से रही है, परंतु उसके पश्चात की जो भूमिका है उसमें हमें परिवर्तन दिखलाई देता है, जहां पर हम बात करते हैं कि ये जो स्थायी कार्यपालिका है उसे क्या तटस्थ होकर अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए या उसमें परिवर्तन लाते हुए जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसके साथ किस प्रकार का संबंध उसका बना रहे। क्योंकि जो भारत में लोक सेवाओं की परंपरागत विशेषता रही है, ब्रिटिश कालीन की अगर हम बात करें जो औपनिवेशिक विरासत रही है उसमें तटस्थ लोक सेवाओं की भावना रही है। अर्थात लोक सेवक तटस्थ होकर अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं, वो अपनी जो उनकी सलाह है उसे निष्पक्ष होकर तटस्थ होकर देते हैं। किसी भी दल की सरकार हो वो निष्पक्ष रूप से रहे, क्योंकि जो ब्रिटेन में मास्टरमैन समिति के द्वारा जिस तटस्थता की बात की गई है, तटस्थता की का अभिप्राय उनके द्वारा जब ब्रिटिश लोक सेवाओं के विश्लेषण किया गया तो उन्होंने 3 बिंदु रखे। 3 बिंदु, जिसमें पहला बिंदु था कि जनता को ये विश्वास होना चाहिए कि जो लोक सेवाओं के सेवकों के द्वारा जो जिस प्रकार से भूमिका का निर्वाह किया जाएगा वो राजनीतिक पक्षपात से मुक्त होगा। दूसरा, जो भी सत्तारूढ़ दल होगा उसको यह विश्वास बना रहेगा कि किसी भी दल की सरकार बने लोक सेवकों का निष्ठा उन्हें प्राप्त होती रहेगी।
तीसरा, लोक सेवकों का नैतिक आधार पर ये साहस बना रहेगा कि जो भी लाभ या जो भी पुरस्कार प्रोन्नति उनकी मिलनी है वो उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए ही प्रदान की जाएगी। तो ये जो तटस्थता का स्वरूप है, भारत में ब्रिटिश विरासत से हमारी जो स्वतंत्रता की पश्चात का प्रशासन है ये वहां से चलता आ रहा है और भारत में भी इसी विशेषता को स्वीकार करते हुए लोक सेवाओं का या स्थायी कार्यपालिका का ये एक प्रमुख विशेषता बनी रही है। परंतु यदि स्वतंत्रता के पश्चात 2 या 3 दशक के पश्चात की हम स्थितियों का विश्लेषण करें तो इसमें ये देखने में आता है कि उसमें एक परिवर्तन की स्थिति है। ये जो परिवर्तन की स्थिति है वह परिवर्तन की स्थिति परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप या जो स्थायी कार्यपालिका के अपने लाभ हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए इस विशेषता को स्वीकार किया गया है, क्योंकि जो निर्णय लिए जाते हैं उस स्वतंत्र निर्णय लेने की जो क्षमता है वो इससे प्रभावित हो जाती है। जब ये परिवर्तन होता है, ये तटस्थता की स्थिति में परिवर्तन होता है तो इससे जो स्थायी कार्यपालिका है उसकी जो निर्णय लेने की क्षमता है, दक्षता है, वो प्रभावित होती है। क्योंकि जिस दल के साथ उनकी संबद्धता होती है या उनका प्रतिबद्धता होती है तो वहां पर और जो दूसरा दल बदलकर सरकार में आता है उन दोनों दलों के मध्य की जो अंतर की स्थिति है उसको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसी के साथ साथ जो राजनीतिक जो लोग स्थायी कार्यपालिका में जो एक प्रक्रिया के तहत या विभागीय नियमों के तहत तो स्थानांतरण की प्रक्रिया है उसमें भी अब कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये जो संबंध है जो स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका के मध्य है कि जहां पर स्थायी कार्यपालिका अपने जो उनके स्थानांतरण है विभागीय प्रक्रिया है उसके स्थान पर वो राजनीतिक कार्यपालिका से संबद्धता रखते हुए उसमें जो उनका हस्तक्षेप है उसको भी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में देखा जा सकता है। इसी के साथ साथ जो विभागीय अधिकारियों में नियुक्ति विभाग में एक विभाग से दूसरे विभाग की नियुक्ति की जब हम बात करते हैं तो ये जो नियुक्ति है इसमें भी जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसका प्रभाव देखा जा सकता है। अर्थात किन अधिकारियों को, किन स्थायी कार्यपालिका को वो अपने विभागों में लाना चाहते हैं जिनका अप्रत्यक्ष रूप से जो लगाव है, जुड़ाव है, संबद्धता है उस राजनीतिक दल के प्रति, तो उसी अधिकारियों को वह अपने विभागों में रखना चाहते हैं, जिससे जो उनके संबंध हैं वो उन संबंधों के आधार पर जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है उसको अपनाया जाता है। ये स्थानांतरण जब तक एक विभागीय प्रक्रिया के तहत होता है ठीक है, लेकिन जब इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप के आधार पर ये जो हम कहें स्थानांतरण होने लगते हैं तो वह एक दोनों के मध्य के जो संबंध है उसमें परिवर्तन आ जाता है कि जो परिवर्तन एक संसदात्मक शासन व्यवस्था में स्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका के मध्य होने चाहिए, जिससे कि वो जो भूमिका है उसका दोनों साथ मिलकर निर्वाह करते हुए उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सके जहां पर जनता का कल्याण, जनता की जो आवश्यकताएं हैं, मांगे हैं, उनको पूरा करना होता है। वहां को पूरा करने की अपेक्षा वो जब दूसरे प्रकार का एक संबद्धता दिखलाई देती है, संबंध बच जाते हैं, तो वहां पर प्रशासनिक क्षमता भी प्रभावित होती है। पिछले कुछ दशकों के अनुभव के आधार पर जो विद्वान हैं, जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं और वो अधिकारी भी जो इन सेवाओं में हैं, उनके आधार पर भी इसको बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। तो ये जो तटस्थता और का जो भारत में कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, इसको इस प्रकार से देखा जा सकता है कि जो स्थायी कार्यपालिका है उनका जो ये जुड़ाव है उसका एक प्रमुख कारण ये भी होता है कि चुनाव के पश्चात जो है अपने
जो कि सेवा काल के पश्चात वो विभिन्न राजनीतिक दलों की सदस्यता ग्रहण करके उसके पश्चात वो चुनाव लड़ना शुरू करते हैं। इसे जो एक वर्तमान में एक संदर्भ में समझा जा सकता है, एक बिहार में जो डीजीपी रैंक के अधिकारी हैं उनके द्वारा अपनी सेवाओं से त्यागपत्र देते हुए अभी जब उनसे इस संबंध में पूछा गया कि वो किस राजनीतिक दल में जाना चाह रहे हैं, कि किसी राजनीतिक दल के में भी जब उनसे पत्रकार के माध्यम से पूछा गया तो उन्होंने कहा ये अभी डिसाइड नहीं है। तो यह एक उदाहरण नहीं है, भारत में इस तरीके के उदाहरणों को देखा जा सकता है कि जहां सेवा काल के पश्चात वो उन राजनीतिक दलों का जहां पर कि अप्रत्यक्ष उनका लगाव जुड़ाव रहा है, उनकी सक्रिय सदस्यता लेकर वो उसमें अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो ये जो तटस्थता की अवधारणा है जो भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था में इन दोनों को एक साथ लेकर आती है, उसको मधुर, उसको बेहतर बनाना निश्चित रूप से एक उद्देश्य होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। राजनीतिक लक्ष्य जो जनता के कल्याण के लिए, उसकी भलाई के लिए, उनके विकास के लिए सरकार के द्वारा जिन नीतियों का निर्माण किया जाता है, उन नीतियों को किस प्रकार से बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है और लागू करने के पश्चात जिस प्रकार के फीडबैक की आवश्यकता होती है उसको भी आगे आने वाली नीतियों में किस प्रकार से उसका प्रयोग किया जाए, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन संदर्भों में भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम स्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका के संबंधों की हम बात करें तो यह जहां पर एक जटिलता लिए हुए है, वहीं पर शोधार्थियों के लिए, अकादमिक जगत में कार्य करने वालों के लिए, इस क्षेत्र के प्रैक्टिशनर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि किस प्रकार से इन सारी परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए इनके संबंधों का विश्लेषण किया जाए, क्योंकि अंतोगत्वा लक्ष्य दोनों का वही है, जनता का कल्याण करना, विकास कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से लागू करना, विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। तो इन संदर्भों में यह जो विषय है यह और महत्वपूर्ण हो जाता है कि पिछले जो 7 दशक की यात्रा भारत की रही है उसमें किस प्रकार के संबंध स्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका के मध्य उभर कर सामने आए हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।